गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ बच्चों, तो मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको, वो करे आपने? जो क्लास में ही बोले थे करने को। एक ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि आपको करके दिखाऊंगा, ये चेक कर लो। तो अगर हम बच्चों यहाँ पे ये स्मॉल m, अगर मैं इधर एक छोटा सा पोर्शन लूं ऑफ लेंथ dy, तो इस dy वाले पोर्शन के कारण स्मॉल m पे जो फोर्स लग रही होगी ये उसकी तरफ लग रही होगी, एंड लेट्स से ये एंगल हो गया थीटा। तो इस फोर्स को हम बोल देते हैं dF। तो सबसे पहले तो एक छोटे से पोर्शन का हमें मास लेना होगा रॉड के ऊपर, वो बन जाएगा m/l dy। अब जो फोर्स होगी वो बन जाएगी gm dm अपॉन r स्क्वायर, जो कि बन गई gm m/l dy अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो बच्चों हम सिमेट्री से ये देख सकते हैं कि इसका y में कोई कंपोनेंट नहीं होगा।
और अब अगर हम x में बात करें तो df का जो x कंपोनेंट बन जाएगा वो df cos थीटा हो जाएगा। तो जो नेट फोर्स हो जाएगी x डायरेक्शन में वो बन जाएगी Gmm/L। ये बच्चों r जो है वो आप देख सकते हो दैट इज d secant थीटा। तो d स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा dy cos थीटा। इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा और यहाँ पे y की लिमिट्स बन जाएंगी -L/2 से L/2। तो अब जैसा मैंने आपको कहा था कि हम सारा कुछ थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, तो y जो है दैट इज d इंटू टैन थीटा। तो हमारा dy बन जाएगा d secant स्क्वायर थीटा d थीटा। बच्चों ये वाले d को डिफरेंशिएशन से कंफ्यूज मत करना ना, ये d डिस्टेंस है जो पहले लिखा हुआ, मतलब ये d और बाद वाला d अलग अलग है। तो अब मैं अगर इसको fx में पुट कर दूं तो आई गेट Gmm अपॉन dl cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन होगी। ठीक है जी, जहाँ पे थीटा की लिमिट्स डल जाएंगी पूरी, जो भी लोअर एंगल बन जाएगा कंप्लीट एंड जो अपर एंगल बन जाएगा। मतलब ये दोनों एक्सट्रीम्स के करस्पॉन्डिंग। तो ये बन जाएगा Gmm/dl साइन थीटा। तो थीटा की लिमिट्स हो जाएंगी एक तरह से फ्रॉम -5 टू +5। +-5 क्यों आ गया? क्योंकि एंगल की डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये बन गया 2Gmm/dl
into sin phi. Sin phi की value from this triangle is तो ये आंसर बन जाए। किस किस का ये आंसर आ गया था बच्चों? बस 2 लोगों का आया था। तो यहाँ बच्चों सेंटर ऑफ मास नहीं चलता। उसका रीजन ये है कि जो सेंटर ऑफ मास की डेरिवेशन है वहां पे हम ये अज्यूम करते हैं कि फोर्सेस कांस्टेंट है, फोर्सेस डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। आप वो चेक करना उसकी डेरिवेशन कि अगर वहां पे जो फोर्सेस हैं वो इटसेल्फ डिस्टेंस डिपेंडेंट होंगी तो हम वो सेंटर ऑफ मास निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं चलता। और इस वाले क्वेश्चन का बच्चों आंसर है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो बिल्कुल आसान था, कुछ भी नहीं था। हमें पता ही है कि जो फोर्स है वो बननी तो Gm1m2/r² फॉर्म ही है, बस वेक्टर फॉर्म में लिखना था। उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो अगर हम वेक्टर बनाएंगे तो वो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मॉड स्क्वायर हो जाएगा। अब बस इसको डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना है, और वो डायरेक्शन क्या है, वो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर वाली है, तो उसके अलोंग यूनिट वेक्टर। तो ये बन जाएगा। ये किस किस का ठीक था?
माइनस कौन सा कह रहे हो निश्चय, कहाँ पे? सर GMM। यस यस, ये एक माइनस भी आएगा इसके आगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो M2 पे फोर्स लग रही होगी दैट विल बी टुवर्ड्स M1। तो ये आगे माइनस आएगा, अदरवाइज ये गलत हो गया। बिल्कुल अलग आंसर्स बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया ये क्यों लगाया? क्योंकि M2 पे जो फोर्स होएगी दैट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ R2 माइनस R1। ओके बच्चों, 0-1 में कोई डाउट्स हैं या मैं सीधा 3A खोल लूं? या 3A में भी नहीं है? चलो इतना भी वो नहीं करते, 3A तो कर लेते हैं। 0-1 की तो डिस्कशन है बच्चों, अब मान लो बंद है। चलो 3A भी एक बार देख लेते हैं, बताओ। हाँ जी, 3A में बताओ बच्चों। इसमें वैसे लिखा हुआ है सी फिगर, बट आप फिगर बना सकते हो, सिचुएशन से क्लियर हो रहा है। ये इस तरीके से रखें। थर्ड क्वेश्चन भी वही है। ठीक है, तो बस आपको पता ही है इसमें क्या करना ना। एक सेकंड।
हाँ बच्चों, ये क्लियर हो गया ना कैसे करना है? O is the center of big sphere. ये जो मैंने C लिखा है वो C नहीं आएगा, वो O आएगा एक्चुअली। ठीक है ना बच्चों, सबको पता है कैसे करना है? और तो कोई डाउट नहीं है? 7th क्वेश्चन कैसे किया बच्चों? किस कंसेप्ट से किया? सेंटर ऑफ मास से कर सकते हो बच्चों, सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से इजीएस्ट है ये करना। मतलब बेसिकली देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। तो याद है जो हम वो क्वेश्चन नहीं करते थे, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0, वो वाली चीज। क्लियर? सेकंड कैसे करोगे? वो नेगेटिव मास वाला कंसेप्ट, पहले बड़े स्फीयर के कारण फोर्स, वहां पूरे पे मास मान लो, माइनस फिर छोटे स्फीयर के कारण फोर्स। तो लास्ट टाइम बच्चों हम बात कर रहे थे कि अगर एक सॉलिड स्फीयर है तो उससे r डिस्टेंस पर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। ठीक है, तो उसके लिए अब आप क्या करोगे? यू विल ब्रेक दिस स्फीयर इनटू शेल्स। ठीक है, तो अगर मैं एक दो शेल्स लूं, जैसे मान लो ये शेल ली, तो ये शेल के लिए तो पॉइंट पी बाहर है, तो ये तो पॉइंट मास में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं ऐसे शेल लूं, तो इस शेल के लिए जो फील्ड होगी वो 0 होगी, क्योंकि इस शेल के लिए तो पॉइंट पी अंदर हो गया। करेक्ट? तो इसका मतलब अगर मैं बहुत सारी शेल्स बनाऊं, तो पॉइंट पी पर जो कंट्रीब्यूशन आएगी वो सिर्फ वो वाली शेल्स की आएगी जिनका रेडियस पॉइंट पी से कम है। पॉइंट पी से बाहर वाली शेल्स की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी होगी, दैट विल बी only due to the
shells till P। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस फिगर के हिसाब से ड्यू टू ग्रीन स्फीयर। ठीक है जी, तो ये हो गया gm/r²। बट यहाँ पे जो मास m है वो ग्रीन वाले स्फीयर का है। अब इसका मास कैसे निकलेगा यूनिटरी मेथड से, तो g/r² इंटू m/4/3 r³ इंटू 4/3 r³। तो ये बन गया gm/r/। ये समझ आ गया बच्चों? ऑफ कोर्स दिस इज वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। ये किस किस का आ गया था? ठीक है, तो इस केस में बच्चों बाउंड्री का कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट मैटर कि जो एग्जैक्टली उससे पास कर रही है उसको अंदर लेना है या बाहर लेना। तो यहाँ बच्चों अगर हम ग्राफ बनाएं बिटवीन E एंड R, तो पहले तो हम बनाते हैं फॉलो के लिए। बनाओ फटाफट, क्या होगा? एंड प्लीज रिमेंबर यूनिफॉर्म है ना। एंड देन फॉर यूनिफॉर्म सॉलिड। तो हॉलो में बच्चों हम देख सकते हैं कि R तक तो जीरो ही होगा, और फिर 1/r² आ जाएगा, राइट। और सॉलिड में ऐसा बनेगा। कोई डाउट बच्चों इसमें?
सरफेस पे हम डिफाइन नहीं कर सकते हॉलो में। आप देख सकते हो कि जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस है ना, कि जस्ट अंदर जीरो है, जस्ट बाहर gm/r² है। मुझे समझ आ रहा है ना कि हॉलो में डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। ओके, तो जो ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ग्राफ्स ना हमारे 2-3 चैप्टर्स में बनते हैं, और आप ये मान के चलो कि किसी ना किसी एग्जाम में तो ये आता ही आता है। आदित्य आगे आएगा केपलर्स लॉज। वैसे ये पार्ट कट चुका है आपके सिलेबस से, बट स्टिल मैं आपको करवा दूंगा, बहुत ही छोटा सा होता है। नेक्स्ट पार्ट होता है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन लगेगी किसी बॉडी पे, तो सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे क्लोज टू सरफेस। नहीं, ऊपर वाले ग्राफ में स्लोप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, मतलब फिजिकली इट डज नॉट मेक एनी सेंस d/dr। तो बच्चों बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, व्हाट वी कैन सी इज कि ये जो हमने शेल थ्योरम्स की थी, इससे क्या पता चल गया कि आप एक स्फीयर को, अगर वो यूनिफॉर्म है, उसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हो, राइट? तो ये हमें एक बहुत मेजर बेनिफिट हो गया, बिकॉज हमने इस चैप्टर को यूज कहाँ पे करना था? प्लैनेट्स के मोशन को स्टडी करने के लिए। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है आपस के ऑब्जेक्ट्स में, वो नेग्लिजिबल होती है बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट जी, वो बहुत छोटा है, राइट? तो ये फोर्स सिग्निफिकेंट तभी बनती है, इनफैक्ट ये लिख भी लेंगे हम एक लाइन, ये फोर्स सिग्निफिकेंट तभी बनती है जब मासेस बहुत बड़े बड़े हों। अब बड़े मासेस कहाँ पे हैं? प्लैनेट्स के ही होते हैं। अब आइडियली तो प्लैनेट के ऊपर आप लॉ लगा ही नहीं सकते थे, क्योंकि प्लैनेट इज नॉट अ पॉइंट मास। लेकिन शेल थ्योरम की हेल्प से हमें क्या बेनिफिट हो गया कि हम सॉलिड स्फीयर्स को पॉइंट मास मान सकते हैं, राइट? तो इसलिए हाँ, थोड़ी सी हमारी अप्रोक्सीमेशन जरूर है कि ऑब्वियसली प्लैनेट्स का जो मास होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, तो बस वो थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन लेकर हम ये जो लॉज हैं उनको सीधा सीधा प्लैनेट्स के ऊपर अप्लाई कर पाते हैं। क्या ये एडवांटेज हो रहा है बच्चों, समझ आ गया? तो ये एक लाइन लिख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स
becomes significant only when planets are involved. So with the help of shell theorems, planets can be considered as point masses for calculating forces. Of course, इसमें assumption ये आ गई कि यूनिफॉर्म है. तो बच्चों अगर हम एक प्लैनेट लें, इसका मास है m, रेडियस r, तो अगर मैं इसकी सरफेस के बहुत पास एक मास लूं, तो इसके ऊपर बच्चों प्लैनेट के सेंटर की तरफ फोर्स लगेगी, isn't it? जिस कारण से एक्सेलरेशन आएगी. तो ये फोर्स हो गई बच्चों. एक मेरी नोटेशन को ध्यान से देखना, हम हमेशा प्लैनेट्स के मास और रेडियस को कैपिटल में डिनोट करेंगे, ठीक है? और मैं इसको बच्चों नियरली r स्क्वायर ही लिख दूंगा क्योंकि वी आर क्लोज टू द सरफेस. ये हो गया इक्वल टू m में. तो ये a हो जाएगा gm बाय r स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो बच्चों जो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए थे अभी तक कि अर्थ के सरफेस के पास g लगता है, वो यहां से आता है. एज वी कैन सी फ्रॉम दिस डेरिवेशन कि ये जो g है ये बॉडी के खुद के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये प्लैनेट के मास और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, राइट? तो अगर हम यहाँ पे अर्थ का मास और रेडियस पुट करेंगे तो ये वैल्यू 9.8 के इक्वल आ जाएगी. तो 9.8 यहाँ से है. क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? ओके. तो अब बच्चों ये तो सरफेस पे है. हम देखते हैं कि अगर हम सरफेस से दूर जाते हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे,
तो क्या वेरिएशन आएगी? तो अगर हम पहले बात करें वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, तो फटाफट मुझे डिराइव करके बताओ कि अगर मैं कुछ हाइट मान लूं, इस केस में अब क्या आ जाएगा बच्चों? तो बिल्कुल सिंपल सा ही है कि डिनोमिनेटर में r प्लस एच आ जाएगा, तो जो एक्सेलरेशन है उसको जी डैश बोल देते हैं, वो बन गई जी एम ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों मैं आर को कॉमन ले सकता हूँ ताकि मैं इसको जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ। So I can write it like this, right? And अगर बच्चों हाइट कम हो तो हम बाइनोमियल लगा सकते हैं। We will get b dash is equal to g into 1 minus 2h square। ये समझ आता है बच्चों? आपको ये समझ आता है बच्चों कि हम जैसे जब हम नॉर्मल काइनेमेटिक्स करते थे तो वहां पे हम जी को कांस्टेंट क्यों मान लेते थे? वहां पे जो हाइट इन्वॉल्व थी वो बहुत छोटी, ठीक है? मतलब जी के अंदर बच्चों चेंज आता है जाके, मतलब अगर आप मतलब 200-300 किलोमीटर ऊपर चले जाओ तो हम तो वहां पे 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर की बात करते थे, उसके अंदर जी के अंदर जो चेंज है दैट इज इनसिग्निफिकेंट। ये अप्रोक्सीमेशन बच्चों समझ आ रही है? मैंने कैसे लिखा है? मेडिकल समझ आ रहा है कैसे लिखा है? मेडिकल वाले बच्चों को बता दो। बेसिकली बच्चों बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन होती है, वो क्या कहती है कि for x much smaller than 1, one plus x raised to power n is approximately equal to 1 plus nx।
ठीक है, इट्स यूजफुल टू रिमेंबर दिस। ये किया क्या है हमने, बेसिकली क्या लिख दिया हमने उसको, 1 प्लस एच बाई आर रेज टू पावर -2। अब h बाय आर आपका x हो गया जो कि छोटी टर्म है, तो वो -2 से मल्टीप्लाई हो गई। नेक्स्ट आता है बच्चों वेरिएशन ऑफ g विद डेप्थ। तो चलो फटाफट मुझे करके दिखाओगे राइट। अगर हम सरफेस से d नीचे चले गए तो d की टर्म्स में बताओ मुझे g डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी। बच्चों आपने वो व्हाट्सएप मैसेज देखा, आजकल बड़ा वो फॉरवर्ड आ रहा है एप्पल से रिलेटेड, कि वो जो इनका प्रो मॉडल है, प्रो मैक्स, इट इज सो एक्सपेंसिव इन इंडिया कि आप दुबई जाकर वहां 2 दिन घूम के फोन खरीद के वापस आ जाओ तो भी इंडिया से सस्ता है। तो ये सब सोचते हुए मैंने एप्पल डिच कर दिया, मैंने वन प्लस ले लिया। 80। नहीं, प्रो तो कैमरा मुझे बिल्कुल ही काम नहीं आता, मैं तो कभी कोई फोटो ही नहीं खींची। नहीं, 80 को आया तो 10 दिन है गुड साइड, 12-13 अक्टूबर को आया था। मेरे को पता नहीं, मतलब अभी मैंने, मतलब अभी तो ऑर्डर ही किया हुआ है मैंने, यूज एयरपोर्ट्स कनेक्ट हो ही जाएंगे आई बिलीव, ऐसा तो क्या होगा। यार ऐसा मत बोलो, नहीं होते, ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो मैं चेक करना भूल गया। मुझे ये तो पता है कि उसमें बैटरी नहीं पता चलती, जैसे एप्पल में पता चल जाती है कि एयरपोर्ट्स में कितनी बैटरी है। So this you should be able to derive
d dash equal to g into 1 minus d by r. हाँ एप्पल इकोसिस्टम तो ब्रेक हो गया नो डाउट, बट मेरी फ़ोन यूजेज मतलब ना बहुत ही लिमिटेड है। मतलब फ़ोन एंड व्हाट्सएप, सिर्फ ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं। एक दो मतलब आप कह लो ये पेटीएम या बैंकिंग एप्स, और मैं कोई गेम नहीं, कोई कैमरा नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे लगा कि कोई फ़ायदा तो है नहीं, सो लेट्स ट्राई। हाँ बच्चों, ये क्लियर हो गया? तो आप देख सकते हो कि इंटरेस्टिंगली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सरफेस पे ही मैक्सिमम है। आप सरफेस से दूर जाओगे वो तो भी कम हो रही है, और सरफेस के अंदर जाओगे तो भी कम हो रही है। तो बताओ जो ग्राफ कैसा होगा अगर हम जी वर्सेस आर ग्राफ प्लॉट करें? तो इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा बच्चों, बिल्कुल सेम सॉलिड स्फीयर वाला। बताओ क्यों सेम क्यों बना? बच्चों न्यूमेरिकली तो एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड सेम ही बात है ना। आप देखो कोई फर्क थोड़ी है। फील्ड भी जी एम बाय आर स्क्वायर ही थी, ये भी जी एम बाय आर स्क्वायर ही है। फिजिकल मीनिंग दोनों के अलग है ना, कि भाई फील्ड हमने डिफाइन किया एज फोर्स बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास,
अदरवाइज न्यूमेरिकली वो दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं। फील्ड बच्चों मतलब कई जगह पे हम देखेंगे आगे कि फील्ड की टर्म्स में कोई बातें एक्सप्लेन करना ज्यादा इजी हो जाता है ना। मतलब फील्ड टर्म हम चार्जेस में भी बात करते हैं, मैग्नेट्स में भी बात करते हैं, तो बहुत जगह फील्ड की टर्म्स में बात करने में इजी हो जाता है, स्पेशली मतलब वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर्स हैं। ये बच्चों समझ आ गया? फिर बच्चों हम बात करते हैं वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। तो क्या होता है कि वी नो कि असली में जो अर्थ है इट इज समवॉट लाइक दिस, मतलब इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, वो टॉप और बॉटम से चपटी है, राइट? तो क्या हो जाता है कि पोल्स का रेडियस जो है बच्चों इट इज लेस कंपेयर टू इक्वेटर। तो इस कारण से जो जी की वैल्यू पोल्स पे है इट इज ग्रेटर देन द वैल्यू एट इक्वेटर। ठीक है, ये बस हमें क्वालिटेटिवली पता होना चाहिए, कोई एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं। फर्क मतलब कोई बहुत ज्यादा भी नहीं होता, बहुत ही माइनर सा फर्क है। मतलब जैसे हम इक्वेटर पे 9.8 कहते हैं तो वहां पे इट इज आई थिंक 9.9 और समथिंग, इतना की फर्क है बस। क्या ये समझ आया? नेक्स्ट है बच्चों वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। दिस इज ओनली फॉर केवीपीवाई और ओलंपियाड्स। तो जैसे बच्चों अर्थ मान लो एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही है, and let us say we are at some point P. Such that this angle is theta. Right? तो
तो बच्चों पहले तो बताओ ज्योग्राफी से थीटा एंगल क्या हुआ? लैटिट्यूड, राइट? तो थीटा एंगल का क्या रोल आ रहा है बच्चों? आप देख सकते हो कि डिपेंडिंग ऑन द एंगल थीटा, पार्टिकल जिस रेडियस में घूम रहा है वो चेंज हो जाएगा, इजंट इट? जैसे मैंने जो फिगर बनाया है, तो अगर कोई पार्टिकल पी पे है तो वो आर कॉस थीटा रेडियस में घूम रहा है। तो अब बच्चों इस पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और एक उस पे लगेगी स्यूडो फोर्स, अगर हम अर्थ फ्रेम से देख रहे हैं। राइट? तो बच्चों जो नेट फोर्स होएगी वो इन दोनों रेड फोर्सेस का रिजल्टेंट होगी। तो तो हम नेट फोर्स को एम जी डैश बोल देंगे और यहां से जी डैश निकालेंगे। ये बच्चों आपका होमवर्क है, ठीक है? आपने जी डैश की वैल्यू निकालनी है इस केस में। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना सबको? सो ट्राई दिस आउट। तो ये कुछ मतलब वेरिएशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एक एग्जांपल ट्राई करते हैं सिंपल सा। विदुषी गलत है, फर्श ठीक है। ध्यान से करो भाई।
आदित्य गलत है, बाकियों का ठीक है। यस, तो यू शुड गेट height h is equal to r into root 2 minus 1। ठीक है, सिर्फ एक बात का इसमें ध्यान रखना था, जो आप में से एक दो लोगों ने गलती की है, कि आप वो अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। जी के अंदर जो चेंज है सिग्निफिकेंट चेंज है, जी की वैल्यू हाफ हो रही है, राइट? तो आप इस पे कम हाइट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आपको जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा। जैसे ही वो फॉर्मूला लगाओगे तो ये आंसर आ जाएगा। आ गया समझ बच्चों? So next we talk about gravitational potential energy. तो बच्चों अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन देखें, this is a function of r, right? So what can we say about this force? ये किस टाइप की फोर्स हुई? This is a conservative force. तो अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका मतलब इसके साथ एक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगी। अब मुझे बताओ बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल एफ डॉट डी एस, राइट?
तो हम बच्चों क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास अगर एक पॉइंट मास है m1 और एक दूसरा मास है m2 r डिस्टेंस पे, हम इनके बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। वो होगी, ये तो समझ आई गया, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स बीइंग कंजर्वेटिव। तो तो अब बस हमें जो अपने ऊपर वाले फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन करनी है वो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा यू है ना, मतलब ये फॉर्मूला तो हमें चेंज बता सकता है। वेराज हम जो लिखना चाह रहे हैं वो एक पोजीशन पे लिखना चाह रहे हैं, हम चेंज नहीं, हम तो जिस पोजीशन पे डिस्टेंस आर है उस पोजीशन पे बात करना चाह रहे हैं। ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि वी टेक द इनिशियल और जो रेफरेंस पॉइंट है टू बी इंफिनिटी। तो ये बच्चों कुछ भी फिक्स किया जा सकता था, बट बाय कन्वेंशन इसको हमने इंफिनिटी फिक्स किया हुआ। तो हमारे पास क्या बन गया लेफ्ट हैंड साइड पे कि u माइनस u इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, जहाँ पे r कैसे वेरी कर रहा है, इनिशियली r इंफिनिटी है, बाद में वो r हो गया। ठीक है, तो इससे निकालो बच्चों क्या आता है। बिल्कुल ध्यान से प्रॉपर साइन के साथ निकालना है। हर्ष आपने जो लिखा है उस पे आ रहे हैं हम अभी, है ना, वो लिखेंगे।
बच्चों मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, अभी तक गलत हैं सबके। करण ठीक है, गुड। बच्चों दिल्ली का इतना बुरा हाल है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ सीजन और वहां पे अब पॉल्यूशन लेवल खराब हो गया। तो मुझे लग रहा है कि जब तक वो सोचेंगे कि कोरोना के कारण स्कूल शुरू करने हैं, फिर उन्हें पॉल्यूशन के कारण बंद करने पड़ जाएंगे। अब बैन तो है ही, बट आपको लगता है क्या इससे कुछ होता है? डबल बर्निंग। हाँ जी, आया बच्चों? You should be able to get you as
तो ये डेरिवेशन बच्चों ट्राई करना, ठीक है, नहीं तो मैं करवाऊंगा अगली क्लास में। ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आपका मोस्टली जो गलती हुई होगी वो माइनस साइन में हुई होगी। वो होती है अगर आप डी आर की डायरेक्शन गलत ले लो, अदरवाइज हो जानी चाहिए। ऑलराइट, ठीक है बच्चों, दैट्स इट। नेक्स्ट वीक बच्चों आपका एक टेस्ट होगा ऑन फ्राइडे, रोटेशनल मोशन का, ठीक है। सबका। क्लास में ही होगा। तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, मतलब पैटर्न वगैरह मैं कुछ नहीं बता रहा आपको, बट मतलब अच्छे लेवल का होगा, मतलब जिस लेवल का हमने पढ़ा है उस लेवल के अकॉर्डिंग ही होगा। तो मतलब मेड वालों को भी दे ही देना चाहिए, मतलब आपने जब पढ़े ही हैं बच्चों सारे कंसेप्ट, तो आपके रिवाइज हो जाएंगे। मतलब कोई बहुत टफ नहीं है, नॉर्मल है। बाकी इसमें बच्चों इसका जो होमवर्क है, मार्क्स कैसे, मतलब वो तो जो पेपर में जो भी मार्क्स होंगे। हाँ हाँ, ऑनलाइन टेस्ट ही होगा धनेश पे। बट आपने मतलब उसमें अपलोड करना होगा आपका रफ वर्क, मतलब जैसा भी किया होगा कोई दिक्कत नहीं है, बस वो अपलोड करना है। ठीक है, चलो, ये वाला होमवर्क मैं करूंगा बच्चों, मैसेज प्लीज कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये छोटा ही है, इनफैक्ट ये भी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पोटेंशियल, ये भी है नहीं सिलेबस में। ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये सेम आगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में आता है, तब मैं नहीं करवाऊंगा। हाँ, तो ये ऐसी मंडे तक करना है। तो अब आप एक्सपर्ट हो गए हो ना, अब तो फास्ट फास्ट हो जाता है काम सारा। मतलब इसमें अब अपना सिर्फ थोड़ा सा पोटेंशियल वाला बचा है पार्ट, और सैटेलाइट मोशन है। अब तो सारी एप्लीकेशन है। अब अब पता है क्या, आपने देखा होगा अब टीचर का काम कम हो गया मेरा तो। अब मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूँ, अब तो मैंने आपसे बस करवानी है कंटेक्स्ट देके। नहीं, अगर फ्राइडे आपकी क्लास नहीं भी हुई ना, मतलब कुछ शेड्यूल में अगर चेंज भी हुआ, अगर रोहित सर ने कुछ कहा है, तो फ्राइडे टेस्ट तो होगा ही आपका, बस ये मान के चलो, है ना। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स है। क्या, वो थोड़ा लंबा है, मतलब वो टोटल
अराउंड 3 वीक्स चलता है। वही है मेन, उसके बाद तो फिर पोर्शन बहुत थोड़ा सा रह जाता है। हाँ थर्मो हम करेंगे, उसके बाद थर्मो है। मेरे ख्याल से आपका सिलेबस ऑलमोस्ट दिसंबर एंड तक हो जाएगा खत्म। नहीं नहीं, फिजिक्स। बाकी तो आई थिंक मैथ्स का भी हो जाएगा, केमिस्ट्री में ठीक चल रहा है अब तो। चलो बच्चों, एनीवेज ओके, बाय।